आज के टाइम में हर किसी का सपना होता है कि उनका खुद का घर हो। घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, लेकिन वो खुद का सपना एक पूरा करने के लिए जहां हम गलतियां कर बैठते हैं, आज उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। एक घर खरीदते हुए हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आता है होम लोन का। हमारे माइंड में सबसे पहले एक चीज़ आती है कि अगर हमें घर खरीदना है तो क्यों ना होम लोन को प्रेफर किया जाए। हम बैंक के पास जाते हैं कि हमें होम लोन चाहिए जो हमारे साथ सालों साल तक रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना जो होम लोन है उसको कैसे 0 इंटरेस्ट रेट पर कर सकते हैं, और साथ ही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना खुद का घर बना सकते हैं 0 होम लोन पर। चलिए मान लेते हैं कि आपने 30 लाख का लोन लिया है जिसके ऊपर आप 9% का इंटरेस्ट भर रहे हैं, और वो लोन आपने 20 साल के लिए लिया है। तो उसकी EMI जो आपको बनेगी वो आपकी बनेगी 26,992 रुपीज़ की। तो इसी को अगर आप 20 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो आएगा 34,78,027 रुपीज़ का। अब ये 34 लाख का अमाउंट, यानी 20 साल बाद आपको ये 34 लाख इंटरेस्ट भरना पड़ेगा अपने 30 लाख के प्रिंसिपल लोन अमाउंट पर। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपना ये जो 34 लाख है इसको 0 कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। मान लीजिए कि आप अपनी जो EMI है जो 26,992 है, इसको राउंड फिगर देखा जाए तो 27,000 बनता है। अगर आप उस 27,000 का सिर्फ 10% यानी अपनी EMI का सिर्फ 10% SIP में इन्वेस्ट करते हैं, यानी 2700 रुपए अगर आप 20 साल के लिए SIP में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसी बनती है कि अगर आपने 20 साल के लिए 15% इंटरेस्ट, ये 15% इंटरेस्ट जो है ये चेंज होता रहता है, ये वैरी करता रहता है। यानी अगर आप अपनी EMI जो 26,952 रुपए है उसका अगर सिर्फ 10%, अगर हम राउंड फिगर में ले लें तो यानी 27,000 का सिर्फ 10% यानी 2700 रुपए अब 20 साल के लिए SIP में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे आप कैसे बदल सकते हैं। तो अब पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैं ऑलरेडी एक EMI भर रहा हूँ तो मैं 2700 रुपए का बर्डन और क्यों लूँ। तो ये मान लीजिए कि ये 2700 रुपए आपके लिए एक पैसिव इनकम है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि उसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो 12% से 18% तक के रिटर्न्स हमें मिल जाते हैं। अब 20 साल के लिए 15% इंटरेस्ट पर आप 2700 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट बन गई 6,48,000 रुपए की। अब इस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि आपका ROI, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बनता है 34,45,078 रुपीज़ का। तो टोटल हो गया आपके पास जो आपको टोटल पैसा मिला वो आपको मिलेगा 40,93,078 रुपीज़ का। तो यहाँ जो आपने टोटल अमाउंट देखा वो आपको मिल रहा है 40 लाख का, 40 लाख से ऊपर का ही है इनफैक्ट। तो आप देख रहे हैं कि आपने जो इंटरेस्ट बनाया था वो अपना 34 लाख का था, और यहाँ आपको जब रिटर्न मिला उसका जो आपको टोटल अमाउंट मिला वो आपको 40 लाख का मिला। तो इन्वेस्ट करना SIPs में या म्यूचुअल फंड्स में हमेशा एक बेटर ऑप्शन होता है जिससे आप अपना घर बना सकते हैं। अब आप मुझसे ये जानना चाहेंगे कि अब इस अमाउंट पे जो मेरी इनकम आई है इस पे तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बनता भी है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स, अगर आपने अपना घर विद इन 2 years ऑफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में खरीद लिया है तो आपको एक भी रुपए के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा केस आता है लोन अमाउंट बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लोन लिया है 70 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट 9%, टेन्योर आपने उसका 20 साल का वो टेन्योर के लिए आपने वो लोन लिया है। तो यानी यहाँ पे आपका जो EMI बनता है वो बनता है 62,981 रुपीज़ का। तो टोटल इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो वो आपका बन जाएगा 81,15,000 रुपीज़। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो लोन अमाउंट है उसका आपने 0.1% यानी 70 लाख रुपए का 0.1% इस 7,000 रुपए अगर आप SIP में 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन आपको कैसे मिलेगी कि 20 साल के लिए 15% इंटरेस्ट पर आप 7,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 16,80,000 रुपए की। तो और आपका इस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न यानी ROI जो बना वो बना 89,31,695 रुपीज़ का। तो जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 1,06,11,695 रुपीज़ का।
अब यहाँ आपका इंटरेस्ट जो बना था वो बना था 81,15,000 का, लेकिन जब आपने अपना देखा टोटल अमाउंट जो आपको मिला है वो आपको मिला है 1,06,11,695 रुपीस का। अब आती है बारी तीसरे केस पर जो है लम सम बेस्ड। इस केस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ मैं आपको एक स्कैम बताने वाली हूँ। Here I come. Here I come. मान लीजिए कि आप कोई घर खरीदना चाहते हैं और उसकी वैल्यू 60 लाख रुपए है, तो आपने डाउन पेमेंट करने का सोचा कि आपके पास 15 लाख रुपए हैं, तो क्यों ना मैं उसको डाउन पेमेंट में करके निकाल दूं। तो आपको लोन कितने का लेना पड़ा? 45 लाख का। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ये लोन नहीं लेना पड़ सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं वो घर खरीदूं, लेकिन यहाँ आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप उस घर को खरीद कर ना रेंट पर ले लें। यानी अगर आप वो घर 10 साल के लिए रेंट पर लेते हैं जिसमें आप 15,000 रुपए रेंट भर रहे हैं उसका, तो आपने जो डाउन पेमेंट के लिए पैसा जो आपके पास था उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स तो आपको कैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 10 साल के लिए 15% इंटरेस्ट पर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 15 लाख की हो गई। आपको जो रिटर्न मिलेगा यानी ROI जो आपका होगा उस अमाउंट पर वो बनेगा आपका 45,68,337 और आपको जो टोटल अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 60,68,337। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो आपके घर की वैल्यू जो 60 लाख रुपए थी वो 10 साल पहले थी, अब 10 साल के बाद वो वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो चेंज होगी। तो अगर आप अब उस केस स्टडी को लेकर चलें तो वो 45 लाख तो आप लोन पहले लेने के लिए तैयार थे, तो क्यों ना आप उस 45 लाख का लोन अब लें। अगर आप वो 10 साल बाद वो लोन लेते हैं तो उसकी कैलकुलेशन आपकी लोन अमाउंट की जो होगी वो होगी 45 लाख की। इंटरेस्ट रेट 9% का, टेन्योर आपने 20 इयर्स के लिए आपने वो लोन लिया, तो आपकी EMI जो हुई वो हुई आपकी 40,488 रुपीज़ की और जो आपका टोटल इंटरेस्ट बना वो बना 52,17,040 रुपीज़ का। अब मान लीजिए कि आप जो EMI पे कर रहे हैं जो है हमारे पास 40,488 रुपीज़, उसमें से आप अपना रेंट निकाल दीजिए। 15,000 जो आपका रेंट था आपने वो माइनस किया, बचा हुआ अमाउंट आपके पास आया 25,488। अब इस 25,488 को आप SIPs में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब 10 साल के लिए आपने ये 25,488 रुपीज़ को 15% इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो गई वो हो गई 30,58,560 रुपीज़ की। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 40,43,857। टोटल अमाउंट आपका बना 71,02,417 रुपीज़ का। तो अगर आप अपने जो 60 लाख वाला आपका अमाउंट था पहले, जो आपका टोटल आपको रिटर्न मिल रहा था उसके बाद, वो आपका था 60,68,337 प्लस जो आपको SIPs में इन्वेस्ट करने के बाद मिला वो आपको मिला 71,02,417 रुपीज़। तो इसका टोटल आपको बनता है 1,31,70,754। अब अगर हम ये मान लें कि ये इन्फ्लेशन जो रेट है वो तो हमने सोचा ही नहीं कि इन्फ्लेशन जो बढ़ा होगा वो भी किसी पर्टिकुलर रेट से बढ़ा होगा, तो वो इन्फ्लेशन जो अगर हम 10 साल का कैलकुलेट करें तो वो अराउंड 10% होता है, यानी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% से बढ़ा है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपने 60 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी थी आपकी वो आपने 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ली, आपका टाइम पीरियड था 10 साल, तो उसका कैलकुलेशन हो गया हमारे पास टोटल अमाउंट जो आया वो आया 1,55,62,455 रुपीज़। यानी अब आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों अमाउंट है इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। लेकिन एक सेकंड, तो ये जो कुछ 20-25 लाख का ये जो डिफरेंस है ये कितना मायने रखता है। तो यहाँ ये जो आपका 20-25 लाख का जो डिफरेंस है ये आपकी प्रॉपर्टी की डीवैल्यूएशन दिखाता है। तो यहाँ आपको डिक्रीज रेट ऑफ योर हाउस मिला है, यानी ये 25 लाख का एक काइंड ऑफ लॉस है आपके लिए कि आपने जब इन्वेस्ट किया था तो आपके पास 1,31,00,000 के आसपास का अमाउंट आया था, लेकिन आपकी जो एक्चुअल वैल्यू निकली घर की वो निकली 1,55,00,000 के आसपास की। तो यहाँ हमारे पास सवाल ये उठता है कि क्या हमें ये लोन 10 साल पहले ही ले लेना चाहिए था, और अगर हमें ये था कि अगर हम नहीं लेना चाहते हैं उसे और हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमने दोबारा लोन लिया ही क्यों। तो इससे आपने क्या सीखा कि हर इन्वेस्टमेंट भी हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होती है, आपको सोच समझकर हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक अगर आप ऐसे रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल कोर्सेज हैं हमारे फ्रीडम ऐप पर, तो वो फ्रीडम ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।